हम जब पूजन करते हैं तो पूजन के पहले इन मुनियों से आशीर्वाद लेते हैं और पढ़ते हैं कोष्ठस्ते धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्तिक क्रिया सुह परमर्षयो नः। हम पढ़ते हैं कोष्ठस्थ। कोष्ठस्थ, कोष्ठ का माने, कोष्ठ मतलब होता है, अगर आप पुस्तक को अपने हाथ में लिए हैं तो कोष्ठ का मतलब होता है एक कोष्ठक में लिखी हुई बात। और कोष्ठक में वो बात लिखी जाती है जो बात यद्यपि कोष्ठक के बाहर भी लिखी होती है, लेकिन कोई डबल मीनिंग होता है, बात को बताना होता है, तो ब्रैकेट में भी एक वर्ड अलग से लिख दिया जाता है। इसको कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठ हिंदी में समझिए कोष्ठ, और गांव की भाषा में समझिए कोथली। गांव में एक कोथली रखी जाती थी मिट्टी की, खूब बड़ी, ऊपर एक बड़ा छेद होता था और नीचे एक छोटा सा छेद होता था, जैसे कि अपनी सिंटेक्स की टंकी। और कोथली में कोई अंतर नहीं है। जब अनाज बहुत सारा हो जाता था तो बीज के रूप में रखने के लिए, बीज के रूप में रखने के लिए अनाज को कोथली में भर दिया जाता था। ये अगली फसल पे काम आएगा, वो बीज को सेव करने के लिए। बीज बुद्धिडम बाद में आएगी, लेकिन अभी तो कोठ बुद्धिडम समझिए। बीज बुद्धिडम का विस्तार बहुत लंबा है। जिसको ये चार बुद्धि होती है वे ही मुनि महाराज गणधर बनते हैं, वरना मुनिराज तो लाखों हुआ करते हैं, गणधर गिने चुने हुआ करते हैं। भगवान महावीर के समोसरण में लाखों मुनि महाराज थे, भगवान आदिनाथ के समोसरण में लाखों मुनि महाराज थे, लेकिन भगवान महावीर के समोसरण में गणधर कितने थे? कितने गणधर थे? 11। पार्श्वनाथ भगवान के गणधर 10 और भगवान महावीर के 11 गणधर थे। मुनिराज कितने थे? हजारों की संख्या में थे। कहने का मतलब गणधर हर कोई नहीं बनते, जिनको ऐसी बुद्धि होती है वे ही गणधर बनते हैं। कोष्ठ बुद्धिनम, जो एक कोष्ठक की बात को जान करके, कोष्ठक की बात को पढ़ करके, यहाँ कोई भी पेज पर अथवा आगे कहीं पीछे कहीं भी कोष्ठक में कुछ लिखा हो, उस कोष्ठक की बात को पढ़ के पूरे द्वादशांग का जिन्हें ज्ञान हो जाता है वे कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी कहलाते हैं। वे मुनि महाराज कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी कहलाते हैं। ये मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, यहां नहीं है। ये कोष्ठक वाली बात बताई। अब कोथली वाली बात समझिए, जिसमें बीजों को एकत्र कर लिया जाता है, यानी जिसमें बहुत सारी विद्याएं, जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, मूल धातु, सफिक्स, प्रेफिक्स आदि सब मिलाकर के बनने वाले वर्ड, ये सब जिसमें कलेक्ट होकर के कोथली के समान जिसके दिमाग में रिजर्व है, वे मुनि महाराज कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी कहलाते हैं। सारे शब्दों के अर्थ, सारे शब्दों का जिन्हें ज्ञान होता है और सारे शब्दों के अर्थ जिनके मेमोरी कार्ड में फीड होते हैं, कोथली के समान, जैसे कोथली में बीज पड़े होते हैं, एक बीज निकाला जाता है, एक बीज के हजारों बीज बन जाते हैं। ठीक वैसे ही एक पॉइंट निकाला जाता है और एक पॉइंट इतना सा होता है एक लाइन का, और जब उसका विस्तार करते हैं तो एक शास्त्र के शास्त्र बन जाते हैं। वे मुनि महाराज कोष्ठ बुद्धि रिद्धिधारी कहलाते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया था, द्वैपायन नाम के श्रावक ने प्रश्न कर दिया था, भगवान हमने यहाँ सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, लेकिन आपने इस सूत्र में सम्यक शब्द क्यों लगा दिया? इस सम्यक का क्या अर्थ है? बस इतना सा मुनि महाराज से पूछा था, उमा स्वामी मुनि महाराज से इतना सा द्वैपायन श्रावक ने पूछा था और इतना सा एक प्रश्न किया, ये सम्यक शब्द क्यों लगाया?
इतने से प्रश्न करने पर एक तत्वार्थ सूत्र के 358 सूत्रों की रचना हो गई। एक प्रश्न किया जरा सा कि ये सम्यक शब्द क्यों लगाया, और बस उस सम्यक शब्द की व्याख्या में 358 सूत्र लिखे गए। आज उस पे सर्वासिद्धि, श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक, कितने सारे ग्रंथों की रचना हुई। एक जरा सा प्रश्न किया, ये कोट बुद्धिधारी है, इनके अंदर बहुत सारी मेमोरी में बहुत सारे शब्दों का रिजर्व रहते हैं। उन शब्दों के आधार से वे बहुत सारी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे जब स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में पहुंचे तो अमेरिकन लोगों ने उनकी हंसी उड़ा दी, और लोगों ने तो ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद तो ज्ञानी पुरुष हैं, इनसे किसी भी विषय पर बुलवा सकते हैं, ये इन्हें कोई भी विषय बता दो, ये उसी विषय पे व्याख्या कर देते हैं। हुआ ये, वहां लोगों ने हुटिंग करते हुए एक ब्लैक बोर्ड पर शून्य बना दिया, करो व्याख्या। क्या बना दिया? 0, करो इस पे व्याख्या। स्वामी विवेकानंद ने जब उसकी व्याख्या प्रारंभ की तो 3 दिन तक व्याख्या करते रहे। अमेरिकन सुन करके घबरा गए, बोले हम समझते थे कि हिंदुस्तान में लोग ऐसे ही होंगे। तो लोगों ने कहा अभी तो एक हिंदुस्तानी आया है, अभी विशेष हिंदुस्तानी तो आए ही नहीं है, जो दिगंबर संत हुआ करते हैं। अगर ये आ जाएंगे तो इनकी व्याख्या सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उनकी व्याख्या कहां सुनी है? ये तो स्वामी विवेकानंद है। अभी दिगंबर मुनिराज को तुमने कहां सुना है? जब वो व्याख्यान करते हैं तो उनके व्याख्या में किसी को देखना नहीं पड़ता, उनके अंदर तो बीज बुद्धि है। एक एक कोट बुद्धि में से एक एक बीज निकालते हैं और व्याख्यान करते जाते हैं। और होता ये है कि व्याख्यान करते करते शास्त्रों की रचना हो जाती है। इसलिए ये कोट बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज, जो जैसे कोथली में हजारों बीज भरे हुए हैं और एक एक बीज में हजारों बीज पैदा करने की क्षमता है। एक एक बीज में हजारों बीज पैदा करने की क्षमता है। ये क्षमता जिसके अंदर पाई जाती है, जो पुराना रिजर्व रखता है और जब भी निकालना होता है तब अपना बीज में कोट में से निकाल लेता है। कोथली में से जब भी बीज निकालना हो तब निकाले जा सकते हैं, कोथली में रखे। ऐसे ही उनके मेमोरी में बहुत सारे पूरा द्वादशांग बीज रूप में रखा रहता है। वे जब जो निकालना चाहते हैं निकाल लेते हैं। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, कोट बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हुए। ऐसे मुनिराज को प्रणाम करने से ऐसी बुद्धि की शक्ति मुझे प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे मुनिराज को, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, और आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने जो रिजर्व किया था, जो उन्होंने पढ़ लिया था साल भर में, अब वो एग्जाम में तत्काल निकालना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये कोट बुद्धिराम मुनि महाराज को हम रोज प्रणाम करते हैं तो ध्यान रहे हमारी मेमोरी में जो भरा हुआ है वो तत्काल स्मरण में आ जाता है। वरना होता ये है कि हम याद करते हैं और याद करके जाते हैं और रटके जाते हैं और एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता है? हाँ, सबके साथ ऐसा हुआ है। क्यों भूल जाते हैं? आइए अब बहुत सारी बातें सुनिए। हमारे मन में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक शॉर्ट मेमोरी होती है, एक लॉन्ग मेमोरी होती है। शॉर्ट मेमोरी रटने से मिलती है। जब हम कोई चीज रटते हैं तो हमारी मेमोरी शॉर्ट होती है,
जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, दोनों तरह की मेमोरी होती है। जब हम कोई चीज रटते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, होता ये रटने से, बार बार रटने से, बोलने से वो चीज शॉर्ट मेमोरी में प्रवेश करती है। मालूम है, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में दो तरह के फोटो सेट होते हैं। एक फोटो आता है, वो एक दो दिन चलता है, भद्दा सा पड़ जाता है, और एक फोटो आता है काफी दिन चलता है लेकिन फिर भी भद्दा। दोनों तरह के फोटो आते हैं। हाँ, दोनों तरह के। शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी और लॉन्ग टाइम मेमोरी, दोनों तरह की मेमोरी है। जो हम रटते हैं वो शॉर्ट टाइम मेमोरी है। अभी तुमने रटा है, याद किया है, पढ़ते समय, बोलते समय तुम्हें यह लगेगा हमें याद है, लेकिन जैसे ही किताब बंद करोगे, जैसे ही तुम्हारा दिमाग दूसरी तरफ टर्न करेगा, आप भूल जाएंगे और आप ये सोच के गए कि मुझे याद है। क्योंकि जब आपने पढ़ा था और किताब बंद की थी तब आपको याद था, और जैसे ही तुम्हारा दिमाग दूसरी तरफ टर्न करेगा, वैसे ही वो वाली चीज भी दूसरी तरफ टर्न कर जाएगी। अब तुमने वही वाला चैप्टर वहां खोला एग्जाम में जाकर के, अब वो चीज तुम्हें याद नहीं आएगी। शॉर्ट मेमोरी वाली बात। अब देखिए लॉन्ग मेमोरी कैसे बनती है, और ध्यान रहे, याद करने की भी एक तरीके हैं। आप कोई चीज पढ़ते हैं और आप कोई चीज याद करने जा रहे हैं, आपने पहले याद की थी और अब दोबारा स्मरण करने जा रहे हैं, और कहीं स्मरण करते समय, कहीं स्मरण करते समय तुम्हारे माथे पर खड़ी लकीर आ गई, इस माथे पर खड़ी लकीर आ जाए तो आप 1 घंटे बैठे रहना, तुम्हें याद नहीं आएगा। बात समझिए सब। अगर आपके माथे पर खड़ी लकीर आ जाए ऐसी, अगर आप पूरे माथे पर जोर लगाने लग जाएं, यानी ऐसे करने लग जाएं, तो खड़ी लकीर बन जाती है। आप जरा करके देखिए, ऐसे फौरन खड़ी लकीर बनेगी। आप 1 घंटे बैठे रहेंगे, 1 घंटे पेपर लिए बैठे रहेंगे, और आपने याद किया था लेकिन फिर भी याद नहीं आएगा। जैसे ही आप जोर देंगे, खड़ी लकीर बनेगी, याद नहीं आएगा। आपको हम बहुत सरल सा तरीका बता रहे हैं। आप अपनी आंखों को बंद करिए और आंखों को बंद करके जरा खड़ी लकीर बनाइए, यानी अपने चेहरे को जरा गुस्सा में करिए, आपकी खड़ी लकीर आ जाएंगे। और आप देखिए, जैसे ही आप गुस्सा में आएंगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगेगा। आप आंख बंद करिए, गुस्सा हुई है, फौरन अंधेरा आना लगेगा। इसका मतलब है अब तुम्हें याद नहीं आएगा। तुम लाख प्रयास करो, 3 घंटे बैठे रहो, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं आएगा। और आप देखिए, आप यही आंखें बंद करिए और जरा प्रशंसा मुद्रा में आइए। वाह, ऐसा कह के देखिए अंदर, क्या तुमने कमाल कर दिया, ऐसा कह के देखिए अंदर ही अंदर, वाह। तो चेहरे पे ऐसी लकीर बनती है। ऐसी लकीर बनते ही बात फौरन याद आता है। अब आप एग्जाम में बैठे हैं, अब कैसी लकीर बनाओगे? और एग्जाम में हमेशा ऐसी ही लकीर बनती है। जब भी आप बैठते तो टेंशन में आ जाते हैं, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, और याद नहीं आ रहा है, और टेंशन में आ जाते हैं, और लकीर ऐसी बन जाती है। 1 घंटे बैठे रहते हैं, 2 घंटे बैठे रहते हैं, एग्जाम पूरा निकल जाता है, टाइम अप हो जाता है, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं फौरन याद आता है, क्योंकि टेंशन खत्म, पेपर से बाहर आए, लकीर सीधी हो गई। जैसे ही सीधी हुई, खटक से याद आता है। ध्यान रहे, एग्जाम के अंदर याद आना, एग्जाम रूम में याद आ जाना तुम्हारी किस्मत बना देता है, और एग्जाम रूम के बाहर याद आता है तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाती है।
अंदर याद आ जाता तो तुम्हारे नंबर आते। मुझे याद आता है जब मैं एमकॉम फाइनल का पेपर दे रहा था, स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, और एक सवाल आ गया कोएफिशिएंट वेरिएंस का। ए और बी में कौन संगत है, बस इतना था लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। ए की फ्रीक्वेंसी लिखी थी, बी की फ्रीक्वेंसी लिखी थी, और नीचे लिखा था ए बी में कौन संगत है, बस आगे कुछ नहीं। मुझे लगता है 80 विद्यार्थी होंगे उस समय एमजेएस कॉलेज में। 80 विद्यार्थी की एक की दिमाग में नहीं बैठा कि ये क्या है। और जैसे ही मैंने पहला प्रश्न पूरा करके जैसे ही दूसरी तरफ नजर डाला तो ये तो कोएफिशिएंट वेरिएंस का सवाल, और खटाक से कर दिया। यही कारण है कि उस समय सबसे ज्यादा अंक पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए, यही कारण पड़ा। अगर वो सवाल किसी दूसरे की समझ में आ जाता तो वो कर देता, अब वो कर देता तो नंबर बराबर आ जाता, लेकिन बराबर नंबर नहीं आ पाया। डिस्टिंक्शन लग के इसीलिए आई, ऐसे ही नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है अगर एग्जाम के अंदर तुम्हें याद आ जाए, कोठ बुद्धि तुम्हारी एग्जाम के अंदर खुल जाए, तो समझना चाहिए तुम रैंक पे आ जाओगे। और अगर कोठ बुद्धि तुम्हारी भीतर नहीं खुली, बाहर आके खुली, तो फिर कोई काम की नहीं है। एग्जाम में याद आना बहुत बड़ी बात है। जो एग्जाम में याद आ जाए इसे ही प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब समझिए, हमारी मेडिकल की दुकान है, हमने मेडिकल की दुकान खोल ली, मेडिसिन हजारों प्रकार की रखी हुई है, और कोई कस्टमर आया और उसने कहा बैरालगन दे दीजिए, और आपने कहा बैरालगन, हाँ ढूंढते हैं देखते हैं कहां है, तब तक तो वो ग्राहक। इसे ही कहते हैं प्रज्ञा, शीघ्रता से उत्तर देने की क्षमता, वहां रखिए तत्काल उठा के देने की क्षमता, इसे ही प्रज्ञा कहते हैं। और अगर ये प्रज्ञा नहीं होगी, एक व्यक्ति, मैं एक व्यंग्य सुना रहा हूं, एक व्यक्ति एक मेडिकल की दुकान पर जाकर घबराया। एक व्यक्ति मेडिकल की दुकान पर जाके घबराया, उसने अपना वृतांत सुनाया कि मुझे मेरा एक जल्दी से काम कीजिए, हिचकी बंद होने की दवा दे दीजिए।